नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ सब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 8th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 है, अध्याय 17 तारे एंड सौर परिवार। तो गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बोझो अपने दादा दादी के पास गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो चुके। उन्होंने शहर में ऐसा कभी देखा नहीं था, तो ये वो जानना चाहते थे कि क्या ये रीजन है कि डिफरेंट है, ये मतलब गांव के अंदर जो है वो डिफरेंट है। तो उसके दादाजी ने बताया कि प्रकाश है, धुएं और धूल के कण है, उनकी वजह से शहरों में आकाश स्वच्छ नहीं है, यानी कि प्रदूषण की बात उन्होंने बताई। गांवों में क्या है कि रात को जो है वातावरण स्वच्छ होता है, चमकीला प्रकाश होने की वजह से वो आपके पास क्या है कि अंधेरा होता है, ज़्यादा लाइटें नहीं होती, उसकी वजह से जो आसमान है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो देखो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है कि तारे एवं सौर परिवार, उसी से रिलेटेड हमारा इसमें ये चैप्टर भी है, तो हम इसको थोड़ा सा उसी वे के अंदर डील करते हैं कि देखो उसमें जब ऑब्जर्वेशन करते हैं दोनों, तो उसके अंदर क्या होता है कि अनेक तारे जैसे पिंड दिखाई देते हैं। बहुत से तारे उनको दिखाई देते हैं। कुछ तारे ऐसे जो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। तारे टिमटिमाते हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं वो क्या हैं, ग्रह हैं। यानी कि वे पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं वे क्या हैं, ग्रह हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड जो होता है चंद्रमा, यानी कि सबसे जो चमकीला दिखाई देता है वो चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड इनको कहा जाता है। क्या सारे पिंड एक जैसे होते हैं, नहीं। देखो रात में चंद्रमा का हम अगर प्रेक्षण करते हैं तो एक पूर्णिमा को बड़ा होता है, फिर वो धीरे 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 क्या होता है, कम होता है, फिर एक दिन आता है वो बिल्कुल गायब होता है। उस दिन क्या होती है, अमावस्या होती है, और उसके बाद में फिर से वह बढ़ना शुरू करता है। तो ये आपके पास क्या है, हम सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की आकृति प्रतिदिन परिवर्तित होती है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये पूरा चक्र बनाए हुए होता है, उस दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा, पूर्ण चक्री। उस दिन को जब पूर्ण चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता है, यानी कि चंद्रमा का आकार जो चमकता कर आकार उसका वही है, लेकिन जो चमक है वो घटती हुई दिखाई देती है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, इस दिन को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अगले दिन फिर छोटा छोटा इस जो भाग दिखाई देता आकाश में अमावस्या के बाद, इसे बाल चंद्र कहते हैं। अमावस्या के बाद अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात प्रतिदिन फिर चंद्रमा बड़ा होता है और पूरा दृश्य दिखाई देता है, तो अगली पूर्णिमा आ जाती है। तो इस टाइप से ये इनको क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहा जाता है। लगभग 29 दिन है और ये एक मंथ का पीरियड हो गया। अब देखो उसमें क्या है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो आकार है वो परिवर्तन कैसे होता है, तो उसको समझाने के लिए देखो, ये सूरज से किरणें आ रही हैं, यहाँ पे रात है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के यहाँ से जब किरणें आती हैं तो जितने भाग पे किरणें पड़ रही हैं उतना ही भाग हमें इस रात्रि में दिखाई देता है चंद्रमा का। क्लियर है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। देखो अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियां और संबंधित कलाएं, जब देखो बिल्कुल आ जाता है तो यहाँ से जो ये सामने आया हुआ है, इस दिन क्या होती है, पृथ्वी पे अमावस्या होती है। ये वाला दिन है जब यहाँ पे चंद्रमा है, आपको ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है लाइंस में से, तो वो आपके पास क्या है, वो चंद्रमा है। तो लेकिन ये इस दिन क्या होती है, अमावस्या होती है। फिर ये बढ़ता है और बढ़ने के बाद में जैसे यहाँ आ जाता है आपके पास, तो इस दिन थोड़ा सा प्रकाश इस पे दिखाई देता है। फिर ये और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, और फिर यहाँ आपके आपके पास क्या आ जाती है, पूर्णिमा आ जाती है। फिर ये कम होना स्टार्ट होता है इसका प्रकाश। ये इसकी जो विभिन्न कलाएं हैं चंद्रमा की,
उनको यहाँ पे इसमें शो किया गया है। मून की जो डिफरेंट कलाएं होती हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। याद रखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के धरातल की। कुछ कवियों कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, यानी कि अच्छा दिखता है, कहते हैं ना चंदा मामा है, और कई तो अपने जो महबूब को चांद कहते हैं। तो इस टाइप के जो मतलब क्या है कि कवियों ने कहानीकारों ने उनको जो है इससे दिखाया है। परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पे कदम रखा तो चंद्रमा को पृष्ठ को धूल भरा और निर्जन पाया है। वहाँ तो कोई है तो है ही नहीं, वहाँ क्या है, धूल है। उसमें विभिन्न आकार के गड्ढे थे, यानी कि गर्त, गर्त माने क्या होता है, गड्ढा होता है। तो विभिन्न आकार के क्या थे, इसमें गड्ढे थे। कहीं पे खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी थे, तो बहुत से कुछ पर्वतों पृथ्वी से भी अधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान, यानी कि उतने बड़े बड़े वहाँ पे पर्वत, वहाँ पे खड्डे थे। तो ऐसा जो है वायुमंडल वहाँ था नहीं। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है ना ही जल है, तो चंद्रमा पर किसी प्रकार की संभावना हो सकती है नहीं। तो क्योंकि जो जीने के लिए ऐसा है, हाँ रहा है, रहने के लिए जैसे हमारे अंतरिक्ष यात्री वगैरह जाते हैं तो ये वहाँ पे जरूरत का जो सामान है वो वहाँ पे लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या है कि जो रिसर्च वगैरह करनी होती है वो करते हैं। क्या चंद्रमा पे कोई ध्वनि सुन सकते हैं? कि हमने पता है कि ध्वनि गमन के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम जब वहाँ पे है, डेंस वायुमंडल नहीं है, तो आपके पास ये ध्वनि वहाँ पे क्षीण सुनाई देती है। अगर होती भी है तो बहुत ही कम उसमें जो है वे है, वायुमंडल बिल्कुल ना हो करके उसकी वजह से वहाँ सुनाई भी देना नामुमकिन सा होता है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखा। तो देखो जी, क्वेश्चन यहाँ बन गया कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है अंतरिक्ष पे चंद्रमा पे सबसे पहले कदम रखा था, तो उन्होंने कब रखा था, तो 21 जुलाई 1969। उसके बाद जो दूसरा, ये भी काफी अच्छा है कि पहला तो सभी को याद होता है, दूसरा एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पे पहुंचे थे। एल्ड्रिन याद रख लेना, डबल ए, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि पहला कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, दूसरे कौन है, एडविन एल्ड्रिन है। उसके बाद हम बात करते हैं तारों की। रात्रि के आकाश में हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। रात्रि के आकाश में क्या है, तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। सभी तारों का रंग एक जैसा है क्या? वास्तव में तारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है, यानी कि जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मैंने उसमें बताई भी थी डिफरेंस। अब देखो, जो जितनी दूर होगा उसकी जो साइज है वो उतना ही छोटा लगेगा। तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं। सबसे निकटतम तारा अगर हम कहें तो हमारे पास कौन सा होता है, सूरज होता है। सूर्य के पश्चात कौन सा जो तारा है निकटतम तारा, उसको अल्फा सेंटोरी क्या कहते हैं, अल्फा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी इसको बोल देते हैं। तो आप अल्फा सेंटोरी याद रखें। सूर्य के बाद ये दूसरा निकटतम तारा है। इसकी दूरी पृथ्वी से, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट, जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ वहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रीट वालों पक्का है, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जो क्वेश्चन बनता है वो लगभग इन्हीं में से बनता है, इसी चैप्टर में से उठा के बना लिया जाता है। ऐसा इन पे कोई ध्यान से स्टडी करता नहीं है, और जब वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ऐसा उठपटांग सा, तो वहाँ कहते हैं ये क्या हो गया, हमें तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि डीप लाइन टू लाइन अगर स्टडी आपकी चलती है तो वो ज़्यादा बेटर होती है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि जो ये दूरियां हैं, दूरियों को क्या लंबाई का एक, वैसे तो हम मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं लेकिन यहाँ जो है किलोमीटर में नाप लेते हैं, लेकिन ये दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए इनको क्या किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। और प्रकाश वर्ष के लिए मैंने आपको बताया ही था, मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसके अंदर प्रकाश वर्ष की डिस्टेंस उसमें जो है बताई हुई है। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूर जाता है,
एक प्रकाश की जो फोटोन है वहां से जो उसकी स्पीड है वो उस स्पीड से चलता हुआ एक साल में जितनी दूरी कवर कर लेगा वो क्या होती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है और अल्फा सेंटोरी जो है 8 प्रकाश मिनट का मतलब 8.3 है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य से एक प्रकाश का फोटोन निकलता है तो वो लगभग 8 मिनट के अंदर या 8.3 मिनट के अंदर वो क्या होता है, आपके पास धरती पे पहुंच जाता है। तो ये उसकी क्या होगी, प्रकाशीय दूरी होगी। उसके बाद आता है कि अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है, 4.3 प्रकाश वर्ष। कहाँ आपके पास सूरज है उसकी डिस्टेंस तो 8 प्रकाश मिनट है और अल्फा सेंटोरी की कितनी है, 4.3 प्रकाश वर्ष, यानी कि निकटतम सूर्य के बाद भी इतना डिफरेंस है कि 4.3 प्रकाश वर्ष वो दूर है। अब पहली पूछती है भुजों से, यदि तारों का प्रकाश हमारे पास पहुंचने में वर्षों का समय लेता है तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? भी वो इतना दूर से आ रहा होता है तो हमें तो वो हमारा तो अतीत ही हो गया। कहीं तो हमारी जैसे अब 4.3 प्रकाश वर्ष इतनी होती नहीं है उम्र ही जो आपके पास डिस्टेंस है, तो वो ये इतनी दूर से आते तो हम क्या अतीत को देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से चल के आ रहा होता है। भूजो कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते हो। थोड़ी सी गलती करो, दिन में तारे भी मम्मी दिखा देती है ना। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश अधिक होने के कारण भी हमें उस समय दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों व तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे या अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए, आपको पता लगेगा भी तारों की स्थिति या कोई परिवर्तन होता है। होता है या नहीं होता है परीक्षण के लिए। अब जरा ये बच्चों के लिए ये जो चैप्टर है एक्चुअली में 8th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनमें बच्चों से एक्टिविटियां भी करवाई जाती हैं। तो हमें तो सिर्फ उनके जो फैक्ट्स है वो ध्यान में रखने हैं। जहाँ फैक्ट्स आ गया हमारे लायक, हम क्वेश्चन जहाँ बनना है मैंने वहाँ पे सर्किल कर देना, आप उस सर्किल को पढ़े और आपका क्वेश्चन 100% गारंटी है कि बाहर नहीं जाएगा। आप ये पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो देखो तारों की गति की दिशा इसने बता दी, कौन सी होती है, पूर्व से पश्चिम। सूरज देख लो, सूरज क्या है, वो क्या होता है, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूर्यास्त होने के बाद हमें वो अगर पूर्व से निकलता दिखाई देता है, और अगर हम उस पर पूरा ध्यान रखें तो वो सूर्योदय होगा जब पूरी रात के बाद में वो कहाँ, पश्चिम में अस्त हो जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति क्यों करते हैं? इसका ये कारण है क्योंकि जो हमारे, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल ये लेते हैं, तो किसी कमरे में खड़े होकर घूमने की जो हमारे गति घूमने की दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में चीज़ें घूमती हुई हमें दिखाई देती हैं। जैसे हम याद करें कि अगर चलती रेलगाड़ी में हम बैठे हैं तो बाहर देखते हैं तो हमें जो आगे पेड़ वगैरह हैं वो पीछे की ओर दिखाई देते हैं। हम तो बढ़ रहे हैं आगे की ओर, लेकिन वो हमें क्या दिखाई देते हैं, पीछे की ओर घूमते हुए या जाते हुए दिखाई देते हैं। अब तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अब ये देख लो, ये ध्यान रखें भी, पूर्व जो है, पूर्व से सूर्य जो उदय होगा वो पश्चिम में अस्त होगा, और जो पृथ्वी है उसके घूर्णन की दिशा वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो तारों की दिशा और एक पृथ्वी के घूर्णन की दिशा। पृथ्वी क्या होती है आपके पास, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद पहली कहती है, मुझे दादाजी ने बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थित दिखाई देता है। बाकी तारे क्या हो रहे थे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन एक तारा ऐसा था जो मतलब क्या है कि फिक्स दिखाई देता है। तो कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई। उसको क्या लिया, एक छतरी ली, छतरी को अलग अलग तारे लगाए अलग अलग कॉर्नर्स पे, और उसके बाद छतरी को घुमाया तो उसका जो सेंटर था वो हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। तो क्या कोई ऐसा तारा है वास्तव में? होता है जी। वास्तव में ध्रुव तारा ही एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, यानी कि पृथ्वी की जो अक्ष है उस दिशा में स्थित है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं,
इसमें ये पृथ्वी की अक्ष है जो एरो के फॉर्म में दिखाई गई आपको, और उसके ऊपर उत्तर दिशा में क्या है, ध्रुव तारा है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी खुद घूम रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो तारे हैं वो सारे के सारे क्या है, घूमते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की भी घूर्णन कर रही है, इसलिए इसके घूर्णन का हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारामंडल की। तारामंडल यानी कि इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। तो क्या होता है कि जो हम तारों को देख सकते हैं या उनसे कोई आकृतियां बनती है, तो तारों का जो ग्रुप होता है वो जो पहचाना जा सके, देखा जा सके आराम से, वो क्या कहलाता है, तारामंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी, यानी कि पहले के जमाने में तारों की इन्होंने जो है परिकल्पना की थी, और उसी की जो आकृतियां हैं व्यक्तियों की सुपरिचित व्यक्तियों के लिए क्या थे, सुदृश्य थे, यानी कि उनके जैसे जो चीज़ें उन्होंने बनाई, कोई रास्ता के लिए, कोई जो वे है पानी में, अगर वो रात में जहाज लेके जा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे पहचान के लिए क्या बना रखे थे, तारामंडलों की संकल्पना की थी। वो तारों की एक स्ट्रक्चर को देख के उनको बनाया गया था। तारामंडल रात्रि में आसानी से देखा जा सकता है, कहाँ है उसकी कंडीशन का हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, और गौर से हम तारामंडल को देखें, आकाश को देखें तो इनको पहचान सकते हैं। अब देखो इसमें आपके पास जो है ग्रेट बियर, ये ग्रेट बियर, उसके बाद में आपके पास ये ओरायन, ये ग्रेट बियर, ये कैसियोपिया और ये लियो मेजर, ये कुछ तारामंडलों की जो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है, आपको दिखाई गई है। तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर, यानी कि आपके पास इसको हम क्या कहते हैं कि जो फेमस जो है वो क्या है, अर्सा मेजर है। क्या है, अर्सा मेजर है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में, यानी कि जो नाइट स्टार्ट होती है गर्मियों के दिनों में, आजकल के दिनों में इसको देखा जा सकता है। इसको बिग डिपर, ग्रेट बियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, और ये आपके पास क्या है, बिग डिपर और ग्रेट बियर, तो ये जो है, या इसको हिंदी में अगर हम हमारे जो पूर्वजों का बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, इसको सप्तऋषि मंडल कहा था। अब ये सप्तऋषि मंडल उन्होंने कहा था, बिग डिपर इसको विदेशी नाम दिया गया, ग्रेट बियर नाम दिया गया। तो इस टाइप से आपके पास जो है तारामंडल की संरचना थी। इसमें क्या होता है, 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं, जिनमें यह एक बड़ी कलछी, यानी कि जो पानी पीने वाली, या एक क्वेश्चन मार्क जिसको अपने कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इस टाइप से लगता है, और जो पानी पीने की कलछी होती है वो भी इस टाइप की होती है। तो इसलिए इसमें इसको जो कहा जाता है वो जो है पानी की कलछी जैसे, अगर कोई तारामंडल की बात करें तो वो क्या है, अर्सा मेजर, बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि मंडल उसको हम कहते हैं। इसकी कलछी की हत्थे में क्या होते हैं, 3, कितने होते हैं, 3, और कटोरी में 4 तारे होते हैं। तो देखो आपके पास 1, 2, 3 और ये 4, ये इधर से, तो ये तो 4 बना रहे हैं क्या है, कलछी, और ये इसका क्या बना रहे हैं, हैंडल। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये डायग्राम है इसका, इसके स्ट्रक्चर इसमें देखी जा सकती है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो आपके पास एक पानी की कलछी में पानी पीते हुए, पुराने ज़माने में, वैसे आजकल भी होता है, जहाँ पे भी देखो कुछ चीज़ें जो थी जो वक्त के साथ विलुप्त हो गई, लेकिन वो चीज़ें अच्छी थी। आज हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की या सैनिटाइजेशन की, तो इस टाइम में क्या होता था, जो आपके पास डायरेक्ट उसका जो है जो कांटेक्ट है वो लोटे से या गिलास से नहीं होता था, हैंडल दूर से यूज होता था। तो ये सारी चीज़ें अच्छी थी, अब लेकिन ये अभी फ़िलहाल ऐसी नहीं है। मैंने यह सुना है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। अब वो बूझों ने कहा है कि क्या सप्तऋषि मंडल का ध्रुव तारे से कोई कनेक्शन है ना, तो उसके लिए उसके अंदर आपके पास बिल्कुल, अब देखो ये स्ट्रक्चर है,
इसमें आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये उसकी जो है एक अक्ष बनाता है। देखो हमने कहा कि जो ध्रुव तारा है वो घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता, वो फिक्स दिखाई देता है। सप्तऋषि के सिरों के दो तारों को देखने पर उनसे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, जैसे ये सप्तऋषि मंडल है, ये उसकी कटोरी है, उसकी कटोरी की जो दिशा है उसमें देखें तो उसके अंदर ऊपर की ओर देखने पे क्या है, एक ध्रुव तारा दिखाई देता है। ध्रुव तारा आपको दिखाई दे जाएगा। यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो एक चमकीला ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक हम प्रेक्षण करते हैं कि यह तारा अन्य तारों की भांति गति नहीं करता। ये हम पहले पढ़ के आए थे, तो वही चीज़ अब यहाँ पे है कि ये ध्रुव तारा गति नहीं करता है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है। क्यों नहीं करता? वास्तव में सभी तारे जो हैं सप्तऋषि मंडल के, अब ये घूमते हुए परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देता। ये चीज ध्यान है, इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता। और सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों में दिखाई नहीं देते। यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके कुछ स्थानों पर ये तारामंडल दिखाई नहीं देते, जो उत्तर दिशा में यानी कि उत्तरी गोलार्ध के उत्तर में नॉर्थ पोल के पास के जो तारामंडल हैं वो दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरायन की। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देखते हैं। तो जो अर्सा मेजर था वो गर्मियों की रात्रि के पहर में, प्रथम पहर में, और जो ओरायन है यानी कि ये आपके पास सर्दियों की मध्य रात्रि में। ओरायन भी एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों की मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल में गिना जाता है। इसमें भी 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है जी, जो आपको कह दिया ये इम्पोर्टेंट है तो है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा होता है जो बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा, जिसने डीप स्टडी की है सिर्फ उसे ही आता होगा, वही स्टूडेंट आगे जाएगा और अच्छे से क्लियर करके जाएगा एग्जाम को। क्लियर? तो ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? इसके 3 मध्य के जो तारे होते हैं, 3 सेंटर में इसके तारे होते हैं जो शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के चारों व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखो देखो ये 3 तारे हैं बीच में, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ये तो तीनों क्या बनाते हैं? शिकारी की बेल्ट बनाते हैं। ठीक है, एक यहाँ हो गया, एक ऊपर हो गया, एक यहाँ हो गया। ये इसको क्या बनाते हैं? चतुर्भुज बना दिया। नीचे क्या बनेंगे? 2 तारे हैं, उनसे इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये शिकारी की स्ट्रक्चर होगी, एक शिकारी जैसे शिकार ले खड़ा हो, ये उसकी क्या है? बेल्ट है। तो इसलिए इसको शिकारी कहा जाता है। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। ये जी क्वेश्चन बन गया, सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस। ओरायन के निकट ही दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के जो 3 यानी कि शिकारी की जो कमर वाला हिस्सा है उससे गुजरने वाली रेखा पर देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? सीरियस दिखाई देगा। आपको सीरियस नहीं होना है, सीरियस देखना है। ठीक है, पढ़ाई के प्रति जरूर सीरियस होना है, इसको देखने के लिए नहीं। बस एक माइंड में याद रखिएगा कि इस टाइप से जहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारे पास क्या होती है? शिकारी की होती है, और उसके जो सेंटर से निकलते हुए दिखाई देता है वो हमें सीरियस दिखाई देता है। ये जो आपके पास आप इजीली डायग्राम देख सकते हैं, शिकारी की जो स्ट्रक्चर है भी कैसे, ये उसकी ढाल है, ये उसके आपके पास हाथों में ऊपर ये, क्योंकि तारामंडल में सिर्फ 7 या 8 तारे नहीं होते, और भी तारे होते हैं। मेनली जो ज़्यादा चमकते दिखाई देते हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी जो उसके सहयोगी तारे होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें कम, या मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया।
यह सर्दियों की रात में प्रथम पहर में दिखाई देता है, यानी कि सर्दियों की जब रात स्टार्ट होती है उसमें यह दिखाई देता है। अंग्रेजी के अक्षर W या M के बिगड़े विकृत रूप में जैसा दिखाई देता है, यानी कि जो कैसियोपिया की आकृति किसके जैसी होती है, W या M, उनका थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप होता है, प्रॉपर नहीं। देखो ये उसकी कैसियोपिया की आकृति है। कैसियोपिया की आकृति आप देख सकते हैं कि कैसे ये आपके पास इस टाइप से बनी हुई है। ये थोड़ा सा टेढ़ा गया इस टाइप से, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, और ये एम एम मतलब ये एम अगर हम ऐसा बनाते हैं तो उसकी ये टांग थोड़ी इधर कर दी और ये थोड़ी सी स्ट्रेट कर दी, तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। बिगड़ा हुआ एम या बिगड़े हुए डब्लू का रूप है कौन सा, कैसियोपिया। किसी तारामंडल में केवल 5 या 10 तारे ही नहीं होते, बहुत से तारे होते हैं, तथापि हम अपनी नंगी आंखों से यानी कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की जो है तारामंडल में केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। तो मैंने अभी बताया सिर्फ उसमें जो ज़्यादा चमकीले तारे होंगे हमें वो ही दिखाई देते हैं, बाकी जो तारे होते हैं कम चमकीले होते हैं, जो उसकी संरचना में योगदान जरूर देते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जिन तारों को हम तारामंडल बनता है वो सब हमसे एक समान दूरी पर नहीं है, बल्कि वे आकाश में एक ही दृश्य रेखा में पाए जाते हैं। जो सभी तारे हैं वो एक ही मतलब डिस्टेंस पे नहीं है, वो अलग अलग डिस्टेंस पे है, कोई यहाँ है कोई थोड़ा दूर होगा, लेकिन उनकी जो एक लाइन है, विजुअलाइजेशन लाइन है, दृश्य रेखा है, वो एक ही होती है।